नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 15 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI दिल्ली पुलिस, UPSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक UPPCS बिहार, राजस्थान, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विसेज। इसके साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के अवेयरनेस के लिए, करंट अवेयरनेस के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर में राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, IIT रोपर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर डेवलप नेशंस फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस, जिसका नाम रखा गया है जीवन वायु। तो जीवन वायु नाम की डिवाइस को डेवलप किया गया है और यह बिना कह सकते हैं कि लाइट मतलब बिजली के भी यह चल सकेगा। तो IIT रोपर हैज डेवलप्ड ए डिवाइस कॉल्ड जीवन वायु विच कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द CPAP यानी कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसको कहते हैं मशीन। तो इस तरह से IIT रोपर ने इसे डेवलप किया है। दिस डिवाइस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर respiratory problems requiring a CPAP machine and is also economical। यानी यह बेहद मददगार होगी और यह किफायती भी है। यानी डेवलप्ड बाय IIT दिस डिवाइस वर्क इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि यह बिना बिजली के भी वर्क करेगा। इट इज सूटेड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स सच एज ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन पाइपलाइन इन हॉस्पिटल्स। जैसे देखिए कि हर हॉस्पिटल में अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो रही थी। ऐसे में यह डिवाइस बहुत मददगार सिद्ध होगी। सच ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन एग्जिस्टिंग CPAP मशीन। यानी मौजूदा CPAP मशीनों में ऐसे विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए भी यह बहुत ही कारगर पद्धति साबित होगी। तो इस तरह से इसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके इसका यांत्रिक परीक्षण किया गया है। यानी द डिवाइस हैज बीन फैब्रिकेटेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग एंड हैज आल्सो बीन मैकेनिकली टेस्टेड। और इसकी जो कॉस्ट आएगी 3000 रुपीज कम से कम। और जीवन वायु कैन प्रोवाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन while maintaining a constant positive pressure of up to 20 centimeter of H2O। और दोस्तों यह दिस डिवाइस इज डिजाइन टू मेंटेन ए FiO2 एवं 40% विथ ए PEEP। यहां पर ध्यान रखेंगे PEEP है, यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर ऑफ 5 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। और जीवन वायु का इसकी जो प्रभावकारिता है 99.99% है। यानी जीवन वायु हैज एन इनबिल्ट वायरल फिल्टर विथ ए वायरल एफिकेसी ऑफ 99.9%। तो ये ध्यान रखेंगे कि जीवन वायु किसने बनाया? IIT रोपर ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट, आपको पता ही होगा यह राज्य MP से ईयर 2000 में अलग हुआ था। यानी 1, 9 और 15 मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। 1, 9 एंड 15 नवंबर 2000 को ये सारी स्टेट अलग अलग बने थे। जैसे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से निकलकर यह 3 राज्य, टोटल 28 राज्य हुए थे वर्ष 2000 में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़, तो यहां पर छत्तीसगढ़ हैज बीन एडजड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ जेंडर इक्वालिटी अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यह ग्लोबली जो है निर्धारित किया गया, जिसमें हमारा भारत इसको पाने के लिए लगातार नित्य नए या कीर्तिमान स्थापित करता रहता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा किसमें? लैंगिक समानता में। यानी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जेंडर इक्वालिटी में यह सबसे शानदार प्रदर्शन किया। दिस हैज बीन अनाउंस्ड इन नीति आयोग।
नीति आयोग, आपको पता ही, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एसडीजी इंडिया इंडेक्स पहले भी चर्चा किया था 2020-21। तो केरला हैज रिटेन एट द टॉप स्पॉट इन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2020-21 व्हाइल बिहार इज एट द बॉटम। यह चर्चा मैं कर चुका हूं। फिर यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रोग्रेस हैज बीन मेजर्ड एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, और इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को मापा जाता है। द इंडेक्स इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन 115 indicators linked to the National Indicator Framework, जिसे NIF भी कहते हैं, of the Ministry of National Statistics and Program Implementation। यानी सूचकांक में राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक ढांचा से जुड़े 115 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ हैज सिक्योर्ड 43 मार्क्स इन जेंडर इनक्वालिटी। याद रखेंगे, जेंडर इक्वालिटी में याद रखना कि क्राइटेरिया एंड वाज रैंक्ड 7th इन इंडिया, 7वें स्थान पर था। इस बार यह आगे बढ़कर के पहले स्थान पर आ गया है। इस साल यानी दिस ईयर इट स्कोर्ड 61 पॉइंट एंड क्लाइम टू द टॉप ऑफ द इंडेक्स। अदर एसडीजी पैरामीटर इन विच छत्तीसगढ़ हैज मेड इट टू द टॉप 10 आर clean water and sanitation, excellent work and economic growth and reduction of inequality। तो इन सब पर जो है उसने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। द रिपोर्ट सेड दैट इंप्रूवमेंट इन छत्तीसगढ़ रैंकिंग वाज सीन ड्यू टू ए बैलेंस सेक्स रेशियो एट बर्थ, improvement in equal gender by over the years which has helped it surpass past record। यही मदद किए जो पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह शानदार प्रदर्शन किया। लोअर क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन, लोअर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एमॉन्ग अदर्स, ये सारी घटनाओं की वजह से आज छत्तीसगढ़ शानदार अपना जो है ये एसडीजी इंडेक्स में अपना अलग मुकाम हासिल किया। तो यह फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडिया एंड जापान कंडक्ट बायलेटरल नॉवल एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशियन, इसको जिम्मेक्स भी कहा जाएगा। तो इंडिया नेवी एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जिसे JMSDF कहेंगे, शिप कंडक्टेड ए ज्वाइंट नॉवल एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशियन। कहां पर किया है? इंडियन ओशियन में। क्योंकि अब जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो हिंद महासागर में हिंद प्रशांत क्षेत्र, यानी यह अभ्यास खुले तौर पर यह स्पष्ट करता है कि चीन को एहसास दिलाना चाहता है कि भारत और अन्य देश अब जो एशिया पैसिफिक रीजन में है वह जो है चीन के ऊपर दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। द स्कोप ऑफ नॉवल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान हैज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स, यानी पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। टेकिंग दिस फॉरवर्ड, JS काशिमा TV3508 and JS Setoyuki TV3518 conducted bilateral exercise with INS Kulis in the Indian Ocean। यानी इसमें जो है JS काशिमा एंड JS सेतोयुकी ने हिंद महासागर में INS कुलिस के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया है। इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर, पिछले वर्ष ही इंडियन नेवी एंड JMSDF हैड कंडक्टेड ए 3-day नॉवल एक्सरसाइज, जिसे जिम्मेक्स कहते हैं। सीधे पूछ लेगा जिम्मेक्स नॉवल एक्सरसाइज का संबंध किस देश से है, तो ये ध्यान रखेंगे, यह इंडिया एंड जापान। तो लास्ट ईयर द सेकंड फेज ऑफ द मालाबार नॉवल एक्सरसाइज हैड बीगन इन द नॉर्थ अरेबियन सी एमिड ए स्टैंड ऑफ अलोंग विद चाइना पाकिस्तान बॉर्डर। तो पिछले साल चीन और पाकिस्तान सीमा पर जारी गतिरोध के बीच मालाबार, अब मालाबार कोस्ट किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा, मालाबार तट है ना, ये केरल वाला रीजन। तो इसके जो है क्षेत्र में, अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर में यह एक्सरसाइज किया गया। इसमें इस बार ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट किया, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और जापान थोड़ा सा देख लीजिए, तो यहाँ सी ऑफ ओखोटस्क है, इधर सी ऑफ जापान है, इधर ईस्ट चाइना सी को भी ये टच करता है, इधर ऊपर फिलीपींस सी है, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। इसके जो बड़े द्वीप हैं
होकाइडो, होन्सो, शिकोको और यह क्यूशु द्वीप है। याद रखना ये शिकोको है, ये क्यूशु द्वीप है। और यहीं पर देख रहे हैं ना, नागासाकी है, हिरोशिमा है। तो यहाँ पर 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो अमेरिका ने इन्हीं नागासाकी और हिरोशिमा द्वीप पर बम, परमाणु बम का प्रयोग किया था। यानी एच पहले आता है तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम का प्रयोग किया था। और दोस्तों यहाँ का जो 60% आबादी है ये होन्शु द्वीप में रहती है। कांटो का मैदान, जितने भी महत्वपूर्ण शहर आप देखो, चाहे कोबे हो, नगोया हो, निगाता हो, अकीता हो, यह सब जो है, टोक्यो हो, फुकुशिमा संयंत्र था यहाँ पर, सेंडाई फ्रेमवर्क 2011 में यहाँ पर इस जो न्यूक्लियर वो था उसमें रिसाव हो गया था। याकोहामा, ओसाका जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह याद रखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है। यहीं माउंट फ्यूजियामा है, इट इज वॉल्केनिक माउंटेन, यहीं सन्नोन रिवर भी बहती है जापान में ही। तो ये सब याद रखा करिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इमीडिएट यूज आर इंक्रीजिंग इन 9 कंट्रीज। 9 देशों में यानी बढ़ रहे हैं तत्काल उपयोग के। हालांकि परमाणु हथियारों में कमी हुई है, लेकिन जो तुरंत इमीडिएट जो यूज होता है उसमें जो है वृद्धि हुई है। तो सिप्री जो यह कार्य करती, सिप्री द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स हैज सेड दैट एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ग्लोबली हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़े हैं। दिस नंबर इज नाउ इंक्रीजिंग स्टेडीली आफ्टर ए फ्यू ईयर ऑफ डिक्लाइन सिंस 1990s। यानी यह संख्या 1990 के दशक के बाद से कुछ वर्षों तक आई कमी के बाद अब लगातार बढ़ रही है। तो सिप्री हैज साइटेड द एक्टिव न्यूक्लियर आर्म्स रेस इन द वर्ल्ड एज द मेजर रीजन फॉर दिस। यानी जो हथियारों की होड़ है इसकी सबसे बड़ी वजह हो गई है। तो सिप्री मेंशन 9 न्यूक्लियर आर्म कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो द रिपोर्ट सेड दैट ऑल्दो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब मे हैव डिक्रीज, the number of nuclear weapon deployed with the military for immediate use has increased। यानी यहां पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि परमाणु बमों की कुल संख्या में तो कमी आई है, लेकिन तुरंत इस्तेमाल के लिए सेना के पास तैनात हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अमेरिका और रशिया में 50 की वृद्धि हुई है पिछले ईयर में। तो इन द ईयर 2020 देख रहे हैं 3720 न्यूक्लियर बॉम्ब वर डिप्लॉयड, while in the year 2021 3825 nuclear warhead are kept in ready condition to attack any time। किसी भी समय। तो बढ़ गए कि नहीं। और इसी तरह से सिप्री said that the total number of nuclear bombs in world has decreased in the year 2021 compared to the 2020। यानी उस तरह से अगर देखा जाए तो परमाणु बमों की संख्या में घटा है। जैसे देखिए 2021 में कुल 13,080 परमाणु बम है, जबकि 2022 में 13,400 था। और सिप्री क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं, सिप्री। इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1966 इन स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। इट इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू रिसर्च इन वॉरफेयर, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, इन सब के लिए यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इंडियन साइंटिस्ट हैव मेड ए वायरस रेजिस्टेंट 3D प्रिंटेड मास्क। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया वायरस रोधी 3D मुद्रित मास्क। तो वैज्ञानिकों की जो यह साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड ए न्यू टाइप ऑफ मास्क बाय कंबाइनिंग 3D प्रिंटिंग एंड फार्मास्यूटिकल दैट attacks and kills the virus whenever it comes in contact with any virus infected पार्टिकल। यानी वैज्ञानिकों ने जो 3D प्रिंटिंग फार्मास्यूटिकल को मिलाकर फार्मास्यूटिकल दवाओं को एक नए तरह का मास्क का यह इजाद किया है। तो संक्रमणित जो संक्रमित कह सकते हैं कणों के संपर्क में आने वाले वायरस पर यह हमला कर उसे नष्ट कर देता है। दिस मास्क हैज बीन डेवलप्ड बाय, अब इसके पूछ लेगा कि इस मास्क को किसने डेवलप किया है, तो पुणे बेस्ड स्टार्टअप फर्म है, उसका नाम है थिंकर
याद रखना, थिंकर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है? पुणे में है। तो द मास्क इज कोटेड विथ एंटीवायरल एजेंट विच आर नोन एज एंटीवायरल, इसे विषाणु नाशक के रूप में जाना जा रहा है। तो दिस इज प्रोजेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे टीडीबी कहेंगे, ये स्टेचुरी बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पार्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट COVID-19 pandemic, or it is also one of the first project to be selected by the TDB for the कॉमर्शियलाइजेशन, यानी यह कह सकते हैं व्यवसायीकरण के लिए चुनी गई शुरुआती परियोजनाओं में से एक है यह मास्क बनाने के लिए। और द प्रोजेक्ट हैड रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टीडीबी इन मई 2020 एज पार्ट ऑफ द सर्च ऑफ न्यू सॉल्यूशन टू फाइट COVID-19, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और दोस्तों, द फर्म क्लेम्स दैट these cost of effective masks are more effective in containing the spread of COVID-19 than the normal N95 3-layer and cloth mask. So the material used for coating the mask is sodium olefin sulfonate बेस्ड मिक्सचर, यानी सोडियम ओलिफिन सल्फोनेट आधारित मिश्रण इसमें यूज किया गया है। इट इज ए सोप मेकिंग एजेंट विथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज, याद रखना है उसके गुण हैं इसमें। और दिस केमिकल क्लॉग द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वायरस whenever it comes in contact with in it environment, यानी वातावरण में फैले हुए विषाणुओं के संपर्क में आने पर यह विषाणु की बाहरी झिल्ली को रोक देता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब, ये ध्यान रखेंगे, अपॉइंट्स अक्षय कुमार एज ब्रांड एम्बेसडर। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और दोस्तों, द पुणे बेस्ड कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंट्रीज फर्स्ट कोविड सेल्फ टेस्ट किट, जिसका नाम है कोविसेल्फ। यहां देखिए कोविसेल्फ, इसी का प्रचार के लिए इनको बनाया गया है, तो उसने यह बनाया है। तो पुणे की कंपनी ने देश की पहली COVID-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ, ये भी याद रखना, पेश की है। और कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में यह कार्यरत है यह कंपनी। तो अक्षय कुमार विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द यूज, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट के बारे में अक्षय कुमार बताएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। डॉक्यूमेंट्री ऑन गांधी विंस बेस्ट अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। दोस्तों, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में गांधी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने जीता सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, जिसके डायरेक्टर हैं रमेश शर्मा। अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस won the Best Documentary Award at New York Indian Film Festival. So the New York Indian Film Festival Award were presented at a function organized through digital medium. यानी यह डिजिटल माध्यम से समारोह को आयोजित किया गया। Among other films that won prize in festival are अरुण कार्तिक, यानी अरुण कार्तिक की निर्देशित नसीर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। और वहीं जो है फिल्म अवार्ड, और अक्षता, याद रखेंगे, अक्षता पांडवपुरा को वेयर इज पिंकी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी जीता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, बेस्ट एक्ट्रेस का, और फिर जून के लिए सिद्धार्थ मेनन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। और फायर इन द माउंटेन्स के लिए अजीत पाल सिंह को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला। इसी तरह से सेवा डायरेक्टेड बाय रिपन सिंधर हैज ऑन द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए यह मिला है। तो ये सारे अवार्ड ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च घर घर राशन प्रोग्राम। दोस्तों ये बहुत ही नेक पहल है। IDFC फर्स्ट बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द घर घर राशन प्रोग्राम, एन एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम फॉर इट्स लो इनकम कस्टमर्स हुज लाइवलीहुड आर affected by the COVID-19 पैंडेमिक। यानी उनकी जो बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए यह घर घर राशन स्कीम, इसके अलावा भी उन्होंने और भी स्कीम चलाई हुई है अपने नागरिकों के लिए। तो यह COVID-19 से प्रभावित लोगों के लिए द बैंक हैज ऑल्सो अनाउंस्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द फैमिलीज ऑफ employees who unfortunately lost their lives due to COVID-19 and several other social response initiative aimed at controlling the spread of the virus।
तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। घर घर राशन इज यूनिक एम्प्लॉय लेड इनिशिएटिव बाय IDFC फर्स्ट बैंक, where employees have contributed their personal income to help those in need in these testing time. We are proud to be customer first bank and be assistant to them in every way possible, the bank said. यानी घर घर राशन एक ऐसा यह प्रोग्राम है जहां कर्मचारियों ने अपने व्यक्तिगत आय से योगदान दिया है ताकि 50,000 कोविड प्रभावित कम आय वाले IDFC फर्स्ट बैंक ग्राहकों को राहत मिल सके। एम्प्लॉय ऑफ द बैंक कंट्रीब्यूटेड 1 day to 1 month सैलरी फॉर द पर्पज। सोचिए, अंडर दिस नोबल इनिशिएटिव ऑफ द बैंक 50,000 लो इनकम कस्टमर हैव बीन सेलेक्टेड हु हैव बीन badly affected due to corona, and ration kits are now being supplied to these customers. इन कस्टमर को सप्लाई की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं 10 kg राइस एंड फ्लोर, 2 kg दाल, pulses, 1 kg sugar and salt and 1 kg cooking oil, 5 packets of mixed spices, tea and biscuits. It has about a month's worth of supply that can support a small family. इसमें एक छोटे परिवार को सहारा देने की लगभग 1 महीने की जरूरत का सामान दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है IDFC बैंक की। अब यह ध्यान रखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक, इसके जो CEO हैं ध्यान रखेंगे वी वैद्यनाथन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था और IDFC फर्स्ट रिसीव ए यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2015 और यह जो है BSE और NSE में भी सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है स्पोर्ट न्यूज में, नोवाक जोकोविच विंस फ्रेंच ओपन 2021। दोस्तों, महिलाओं का जैसे हमने चर्चा की थी, पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है टाइटल। तो इस तरह से यह उनका 19वां ग्रैंड स्लैम होगा। अब वो राफेल नडाल और रोजर फेडरर से एक कदम दूर हैं, क्योंकि उन लोगों का 2020 है, ध्यान रखिएगा। विद दिस नोवाक जोकोविच हैव बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट ए कैरियर ग्रैंड स्लैम। अब यहां पर कैरियर ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या हुआ? यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो चारों ग्रैंड स्लैम, जैसे याद रखना ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड जो है ये क्या कहते हैं सबसे US ओपन, तो ये चारों जो जीत जाता है उसको कैरियर स्लैम कहते हैं। और यहीं पर याद रखिएगा गोल्डन स्लैम किसको कहते हैं? तो गोल्डन स्लैम, जैसे मान लीजिए कि इस वर्ष ओलंपिक गेम 2021 हो रहा है, तो इसका गोल्ड मेडल और उसके साथ साथ 2021 के चारों ग्रैंड स्लैम अगर एक खिलाड़ी ने जीता है तो उसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। ऐसा कारनामा स्टेफी ग्राफ जर्मनी की थी, जर्मनी की हैं, उन्होंने अब संन्यास ले ली है 1988 में। याद रखेंगे 1988 में स्टेफी ग्राफ ने सियोल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, साथ साथ उस साल के सारे जो है फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US एंड ऑस्ट्रेलियन। तो इस तरह से उनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है। और उन्हीं के हस्बैंड आंद्रे अगासी, हालांकि ब्रेकअप हो गया है, तो आंद्रे अगासी जो है वह भी यह चारों ग्रैंड स्लैम तो जीता था, लेकिन उस साल ओलंपिक नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट ईयर ओलंपिक हुआ था तो वह गोल्ड मेडल उसमें भी जीते थे। लेकिन गोल्डन स्लैम उसी को कहा जाता है जो एक साल में, जिस साल ओलंपिक हो उसके चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले को। कि सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच 29वीं बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेल रहे थे, जबकि यूनान के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में फाइनल में जगह बनाई थी। तो इस तरह से यह पूरा देख लेना, ये फैक्ट है। पुरुष महिला बता ही चुका हूं, सिंगल, डबल, मिक्स डबल, यह हमने पूरा लिस्ट एक साथ दे दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज दिवस ग्लोबल विंड डे है, यानी विश्व पवन दिवस है, वायु दिवस है। विंड एनर्जी में हमारे भारत के पास 45,000 मेगावाट की क्षमता है। हालांकि हम लोग दिन प्रतिदिन इस क्षमता को बढ़ा रहे हैं, यानी अब उत्पादन बढ़ भी रहा है, तो जल्द ही हम 45,000 मेगावाट की क्षमता को प्राप्त कर लेंगे। तो दुनिया भर में आज ग्लोबल विंड डे मनाया जा रहा है। यह एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है और याद रखेंगे कि यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने 2007 में इसे पहली बार मनाया था। इसके बाद 2009 से इसे ग्लोबल लेवल पर मनाया जाने लगा। और आज ही वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है, यानी वर्ल्ड विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। दोस्तों, इसलिए हमने इसको ले लिया कि इस बार कोरोना जो पैंडेमिक में सबसे ज्यादा परेशानी जो है इन बुजुर्गों की, इनको बड़ी अनदेखी किया गया परिवार के सदस्यों के द्वारा भी। तो इस बार का जो थीम है एसेस टू जस्टिस, याद रखिएगा, द डे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन
June 2006 when a request was made to the United Nations to declare 15 June as a special day for the elderly. इस तरह से वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे was officially recognized by the United Nations in year 2011. अब बढ़ते हैं दोस्तों, let us talk about some important fact में आज हम लेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने झीलों का पूरा लिस्ट दिया है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि झीलें जो होती हैं या झीलों का निर्माण कैसे होता है। लेक्स कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन में इनका निर्माण, लाखों साल इनके निर्माण में लगता है। तो जैसे ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग, ड्यू टू ग्लेशिएशन, ड्यू टू एलियन एक्शन यानी वायु अपर्दन के क्रिया के द्वारा निर्मित झीलें, जैसे राजस्थान की झीलें हैं, हाँ, राजसमंद, जयसमंद, लूणकरण सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर, ये सब लेक्स हैं। इसी तरह से ड्यू टू वोल्केनिक एक्शन, तो जैसे महाराष्ट्र की लोनार लेक है, यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये छोटा सा मुंह, इसको क्रेटर कहते हैं, जब इसमें से लावा मैग्मा बाहर विस्फोट करके निकलता है तो मुंह इसका बड़ा हो जाता है, काल्डेरा का रूप ले लेता है। तो इसे काल्डेरा लेक या ज्वालामुखी से निर्मित झील कहा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने महाराष्ट्र में है लोनार लेक। और विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा लेक कहां है, तो इंडोनेशिया में है, टोबा लेक है, याद रखेंगे, टोबा लेक। इसी तरह से टीटीकाका लेक कहां है, यह जो है बोलिविया और पेरू की सीमा के बीच साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। एक बार हम विश्व के भी करा देंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर मैंने कहा कि ग्लेशिएशन, हिमानीकरण, तो जैसे जब बर्फ पिघलती है तो ऊपर से बर्फ का पानी पिघल कर साथ में मिट्टी के कण को भी लाता है और यह जमा हो जाता है, तो इस तरह से यह झील का रूप धारण कर लेता है। जैसे उत्तराखंड की झीलें हैं, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ऋषिताल, नौकुचिया ताल, यह सब लेक्स कहाँ हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं, याद रखेंगे। और फिर प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा, टेक्टोनिक में क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या टकराती हैं तो गड्ढानुमा आकृति बन जाती है। तो जैसे जम्मू कश्मीर की वुलर लेक है, याद रखेंगे, यह ऑक्सबाउ लेक का भी एग्जांपल देती है। और जम्मू कश्मीर की वुलर झील सबसे ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। डल झील, शेषनाग या वेरीनाग, यहीं से याद रखना झेलम नदी निकलती है। कौसरनाग झील, गंधरबल, ये सब झीलें हैं। और लद्दाख, ये चूंकि यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख में सोमोरुरी लेक, पोंगोंग छो लेक, यह भी याद रखना। और हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक, पारिछू लेक है। और फिर जो है राजस्थान की झीलों का मैंने बताया क्या, वायु अपर्दन क्रिया के द्वारा, वायु यानी ऐसे ही आप देखेंगे तो वायु बालू के कण उड़ करके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आप कभी रेतीली जगहों पे देखेंगे तो बीच बीच में ऐसे ऐसे है ना, उसको प्लाया झील भी कहते हैं, बरखान कहते हैं, हाँ। तो यह वायु अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। तो यह बालू के टीलों को उड़ा करके ले जाते हैं, एक जगह जमा हो जाता है, बीच में गड्ढानुमा। तो जैसे राजस्थान की झीलें हैं, लूणकरण सागर, डीडवाना, पंचभद्रा, पिछौला, अन्ना सागर, ये सब झीलें जो है राजस्थान की झीलें हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ पुष्कर लेक, याद हो जाएगा। और बेलंदूर लेक कर्नाटक में है। और एक होती है झील जो है लेक लैगून लेक होती है, इसे पश्च अनु बैक वाश वाटर यानी तटीय क्षेत्रों में, और इसका जो नेचर होता है सैलाइन होता है, क्योंकि समुद्र की लहरें बार बार टकरा करके इसको अंदर ऐसे जाकर रुक जाती हैं। और जैसे चिल्का लेक उड़ीसा की है, सबसे बड़ी लैगून लेक है। यहीं पर कोलेरू लेक है, आंध्र प्रदेश में है। और याद रखना केरल में वेम्बानाड अष्टाईमुडी लेक है। और केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इन केरला लैगून लेक्स कॉल्ड कयाल, याद हो जाएगा दोस्तों। और सिक्किम मणिपुर में लोकटक लेक है, यह जो है इसी पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ। फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लाम जाओ सुना होगा, तो यह मणिपुर में स्थित है। इसी तरह सिक्किम में सोंगमा लेक है। और उड़ीसा के मैंने बता दिया, तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, ये मैन मेड लेक है। जैसे आप देखोगे गांधी सागर डैम है, हाँ। तो इस तरह गोविंद सागर, तो यह मैन मेड भी मानव निर्मित झीलें। कोडई कनाल,
महाकाली वैली तमिलनाडु में है, हरियाणा में सूरज कुंड लेक है। तो यह महत्वपूर्ण मैंने बताया, और इसको थोड़ा मानचित्र में देख लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, तभी अलग राज्य नहीं, इसको अगर देखेंगे तो ये इस तरह से जम्मू कश्मीर, तो ये है लद्दाख। तो इस तरह से पोंगसोंग और सो मोरिरी झील ये है लद्दाख में हो गई। रेणुका झील देख रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश, सूरज ताल भी है, चंद्र ताल भी है, यहीं पर नाको भी है, और ये देख रहे हैं सात ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल, हाँ, तो ये सब उत्तराखंड की हैं। इनको मानचित्र में एक बार जरूर मिलान कर लीजिएगा। देखिए वेम्बनाड, हाँ, यहाँ पर स्टाइमुदी लेक, मैंने सब बताया, कोलेरू लेक, यह गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में है, याद रखेंगे। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यहीं श्री हरिकोटा द्वीप भी है, यहीं से स्पेस सेंटर भी है, सतीश स्पेस सेंटर यहाँ से लॉन्च किया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं गौरव सिंह, हेमंत शर्मा, मोनिका तिवारी, सुभाष रानी, रेणु बाला, रुपिंदर कौर, आयशा रहमान, अंकिता राठौर, अदिति, आर्ची तिवारी, नीरज यादव, एकता, मोहम्मद हसन, ज्योति गर्ग, त्रिवेणी बघेल, महेश दयाल, प्रीति कुमारी, संजय नेगी, विनोद जायसवाल, प्रतिमा गुप्ता, अभिषेक कश्यप, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, विच डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी रोपर टू बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। याद रखेंगे, सी पैप जिसे कहेंगे, उसके विकल्प के रूप में क्या नाम दिया गया है इस डिवाइस का? स्वच्छ वायु, जीवन वायु, स्वस्थ वायु, नियमित वायु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन एडजर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ जेंडर इक्वालिटी अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवेल एक्सरसाइज जिमेक्स इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? भारत और जाम्बिया, भारत और जापान, जापान और ईरान, जापान एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन? सोनू सूद, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म डायरेक्टेड बाय रमेश शर्मा हैज won the बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो अहिंसा गांधी, द पावर ऑफ द पावरलेस, फायर इन द माउंटेन्स, वेयर इज पिंकी, या नन ऑफ दीज? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has recently started घर घर राशन program for its low income customer? HDFC Bank, IDFC First Bank, Yes Bank, Axis Bank. And next question है, whom has world number 1 tennis player Novak Djokovic defeated to win the French Open title recently? किसको हराकर? स्टेफानोस सितसिपास, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डोमिनिक थीम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेटेड? 10th जून, 11 जून, 13 जून, 15 जून। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? कब मान्यता दी गई? 2007, 9, 11 या 13? एंड लास्ट क्वेश्चन है, कोलेरू लेक इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर डेल्टा? महानदी एंड गोदावरी, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा, नर्मदा एंड ताप्ती डेल्टा? तो इन 10 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को देना है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।